नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। किताबी कीड़ा के इस एपिसोड में आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो है ऑपरेशन शिवसेना, तख्ता पलट से सत्ता तक। और किताब को जिसने लिखा है वो हमारे सामने मौजूद हैं समीर चौगांवकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी पर। धन्यवाद। समीर जी का जो एक्सपीरियंस है वो खासकर प्रिंट मीडिया में भी रहा है और अभी भी वो बहुत प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लिए लिखते हैं, टेलीविजन चैनल पर जाते हैं डिबेट के लिए और अपना पक्ष बतौर पत्रकार रखते हैं। और जैसा कि किताब में आपने लिखा भी है कि आपने अपनी जो पत्रकारिता उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से की है, तो इस किताब में आपको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में काफी कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ ये किताब आपको उन सवालों के जवाब देगी जो महाराष्ट्र में जो उथल पुथल अभी हुई है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित होंगे। खासकर कैसे एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया, शिवसेना में इतनी बड़ी बगावत ने आखिर कैसे जन्म लिया, इस पटकथा को किसने लिखा और दिल्ली का इसमें क्या रोल था। इस किताब में आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और कुछ सवालों का जवाब आज समीर जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, इसीलिए आपको खुद देने वाले हैं। समीर जी, देखिए, इस किताब में आपने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, खासकर कैसे शिवसेना की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई है और कैसे शिवसेना और भाजपा एक साथ आए। लेकिन जब आपने किताब की प्रस्तावना में ये लिखा कि महाराष्ट्र में आप शिवसेना को, भाजपा को अलग अलग कवर नहीं कर सकते, अगर आपको भाजपा को जानना है तो शिवसेना को जानना उतना ही जरूरी है और शिवसेना को जानना है तो भाजपा को भी जानना है, यानी कि दोनों पार्टियों को जानना बहुत जरूरी है। ये आपने क्यों लिखा है? देखिए, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के स्थापना साल की ओर ले जाना चाहता हूँ। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और बम्बई में ही स्थापना का अधिवेशन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बम्बई में उस स्थापना दिवस दिन की शाम को लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बैठकर यह चर्चा की कि हमें अब देश भर में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है। उस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन नहीं हुआ था, शिवसेना एक अलग पार्टी थी। उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने आडवाणी से कहा था कि हमें शिवसेना की ओर देखना होगा क्योंकि हमारी विचारधारा और शिवसेना की विचारधारा बहुत मिलती है आपस में, तो भविष्य में हमें शिवसेना को साथ लेकर चलना होगा। तो मुझे लग रहा है कि दोनों की विचारधारा काफ़ी थी। ठीक है कि बाला साहेब ठाकरे बहुत आक्रामक राजनीति किया करते थे, उत्तर भारतीय लोगों के खिलाफ आक्रामक थे, दक्षिण भारत के लोगों के खिलाफ आक्रामक थे, लेकिन मूल रूप से दोनों के हिंदुत्व की राजनीति करती थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना भी। तो इस हिंदुत्व ने दोनों को करीब लाने का काम किया और दोनों के बीच गठबंधन हुआ पहले चुनाव में 84 में। बिल्कुल, इस किताब के बारे में आगे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ समीर जी, आखिर आपने किताब क्यों लिखी? आपके मन में ये क्यों आया कि इसी पर किताब लिखनी है? ऑपरेशन शिवसेना कैसे हुआ, किसने किया, कब लिखा गया, इसके बारे में आपने इस किताब के बारे में क्या सोचकर इसे निकाला? देखिए, शिवसेना को मैं लंबे समय से कवर करता रहा हूँ। बेसिकली मैं महाराष्ट्र की राजनीति बहुत लंबे समय कवर करता रहा। नागपुर से मैंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की। तो मैं जब भी शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न दलों का अध्ययन करता तो मुझे लगता था कि भले ही भारतीय जनता पार्टी देश के अन्य भागों में डोमिनेट करती हो, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसे स्वीकार किया कि शिवसेना बड़े भाई की भूमिका रहेगी। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन की सरकार 94 में बनी थी तो उसमें शिवसेना के दोनों मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार मनोहर जोशी बने और दूसरी बार नारायण राणे को बनाया गया था। हालांकि उस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन के शिल्पकार प्रमोद महाजन चाहते थे कि गोपीनाथ मुंडे जो उप मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए कुछ समय के लिए, लेकिन चूंकि बाल ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना बड़ा भाई है तो बड़े भाई का पहले हक था और इसके कारण दोनों बार शिवसेना के ही मुख्यमंत्री बना। बिल्कुल सर, वक्त के साथ भाजपा ने छोटे भाई की भूमिका अदा करने से इनकार कर दिया और कहा कि अब हम कहीं पर छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेंगे। हालांकि जब शुरुआत हुई भाजपा और शिवसेना के गठबंधन की, तब दोनों पार्टियां कैसे एक साथ आई? प्रमोद महाजन की भूमिका के आपने इस किताब में भी जिक्र किया है, आप अभी बता भी रहे हैं, लेकिन कैसे दोनों पार्टियां एक साथ आई? क्योंकि माना जाता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों पार्टियों को अलग भी करती हैं, जुदा भी करती हैं। अगर दोनों का
हिंदुत्व विचारधारा वाला जो मकसद है या कांग्रेस को महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर करने का जो मकसद है वो भले ही रहा हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा वक्त वक्त पर शिवसेना और भाजपा को अलग भी करती रही। तो आखिर कैसे दोनों पार्टियां साथ आ गई? देखिए, दोनों पार्टियों को साथ आने का दोनों की राजनीतिक मजबूरियां थी, बाल ठाकरे की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट को पूरा प्रमोद महाजन देखा करते थे और वह जो फीडबैक देते थे या जो आकलन करते थे महाराष्ट्र की राजनीति का, अटल बिहारी वाजपेयी या लालकृष्ण आडवाणी या वरिष्ठ नेताओं के सामने, उसे स्वीकार किया जाता। प्रमोद महाजन ने यह समझाया अटल बिहारी वाजपेयी को कि महाराष्ट्र में शिवसेना का एक आधार है, उसका वोट बैंक है, उसका कैडर बहुत मजबूत है और हम 1980 में बने हैं, हमें अपने दम पर सरकार बनाने में एक बहुत लंबा समय लगेगा। अगर हम शिवसेना के साथ गठबंधन करते हैं तो मिलकर हम वोटों का जो बंटवारा होता वो नहीं होगा और हम मिलकर सरकार बना सकते हैं। और महाराष्ट्र में चूंकि शरद पवार के कारण कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी, हालांकि ठीक है 99 में शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस को छोड़ा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया, लेकिन उसके पहले कांग्रेस बहुत मजबूत थी। तो कांग्रेस को सत्ता से महाराष्ट्र में बेदखल करने के लिए यह प्रमोद महाजन का आइडिया था और सलाह थी कि शिवसेना के साथ गठबंधन करना चाहिए। और शिवसेना के गठबंधन की सलाह जो प्रमोद महाजन ने दी थी उससे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने स्वीकार किया और प्रमोद महाजन को ही अधिकृत किया कि वह बाला साहेब ठाकरे से बात करें और गठबंधन की पहल करके शिवसेना के साथ गठबंधन करें। जी सर, दूसरे चैप्टर में आपने बगावत का जिक्र किया है। महाराष्ट्र में या शिवसेना में या किसी भी पार्टी में बगावत बहुत अब आम बात हो गई है। हम ये भी देखते हैं कि एक दल से कोई दूसरे दल में चला जाता है चुनावों के करीब आते आते, लेकिन शिवसेना में बगावत का एक बहुत बड़ा इतिहास, पुराना इतिहास होने के बावजूद भी शिवसेना को कोई उस तरह से हिला नहीं पाया जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने अब हिलाया। हालांकि अगर हम बगावत के बैकग्राउंड में जाएं या इतिहास में जाएं तो आपने यहाँ पर जिक्र किया है जब राज ठाकरे ने शिवसेना में बगावत की थी, तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र। देखिए, शिवसेना में तो बगावत का पुराना इतिहास रहा है। बाला साहेब ठाकरे के जिंदा रहते भी शिवसैनिकों ने विद्रोह किया है। छगन भुजबल उसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा था जब छगन भुजबल को विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया और मनोहर जोशी को दे दिया गया तो उन्होंने बगावत कर दी थी और अपने साथ 18 एमएलए लेके चले गए थे। हालांकि बाद में वो एमएलए वापस लौट आए थे, लेकिन छगन भुजबल नहीं लौटे और वह कांग्रेस में रहे। बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद पवार के साथ चले गए थे। लेकिन आप देखिए उसके बाद उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने बगावत की। 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया, लेकिन वह भी शिवसेना को जड़ से नहीं ला पाए। यह एकनाथ शिंदे थे जिन्होंने इतना बड़ा डेंट शिवसेना को दिया और 40 से ज़्यादा विधायक साथ में लेके गए, 12 से ज़्यादा सांसद साथ में ले गए और सरकार को गिरा दिया। मुझे लग रहा है इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी गई थी और बहुत समझदारी से और बहुत धीरे से और प्लानिंग के साथ शिवसेना को तोड़ने का प्लानिंग की गई थी और जिसमें शिवसेना को तोड़ने में एकनाथ शिंदे सफल रहे। सर, इसमें आपने बताया है उद्धव ठाकरे के बारे में कि कैसे उन्होंने राजनीति संभालना शुरू किया, महाराष्ट्र में शिवसेना को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन शुरुआत में जिस तरह से किताब में लिखा गया है, मुझे लगता है कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो उतनी तेजी के साथ शिवसेना को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे जितनी तेजी के साथ बाल ठाकरे, जैसा कि आपने लिखा है कि उनका आक्रामक भाषण, हिंदुत्ववादी होने की, कट्टर हिंदुत्ववादी होने की छवि, वो सब क्या उद्धव ठाकरे आगे लेकर चल पाए हैं? देखिए, बाला साहेब ठाकरे की जो राजनीति का तरीका था वह बहुत अलग था और बहुत बेमिसाल था और लोगों को बहुत आकर्षित करता था, क्योंकि महाराष्ट्र में उस तरह का बहुत आक्रामक भाषण देने वाला और सीधा आरोप लगाने वाला और सीधा मारपीट करने की भाषा में बात करने वाला कोई नेता नहीं था। बाला साहेब ठाकरे ने उस राजनीति की शुरुआत की जहाँ शिवसैनिक सड़क पर खड़े होकर मारपीट करते थे और बाला साहेब ठाकरे उनका मातोश्री में सम्मान करते थे मारपीट करने के बाद। तो मुझे लग रहा है इस तरह की जो आक्रामक और मारपीट की जो राजनीति जो कभी भारतीय संस्कृति में रही नहीं है, भारतीय राजनीति में, महाराष्ट्र में इसे बाला साहेब ठाकरे ने शुरू किया था। लेकिन उद्धव ठाकरे कभी भी बाला साहेब की आक्रामक शैली के पक्षधर नहीं थे। उनका अपना स्वभाव था, बहुत सौम्य मृदुभाषी थे। अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे राजनीति को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक भी नहीं थे। राज ठाकरे ज़्यादा आक्रामक थे और बाला साहेब ठाकरे की जो राजनीति थी वह राज ठाकरे से बहुत मेल खाती थी, इसलिए राज ठाकरे बहुत प्रभावशाली थे और शिवसैनिकों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे। उद्धव ठाकरे अपने फोटोग्राफी के शौक में मस्त रहते थे और उन्हें राजनीति से लेना देना नहीं था। जब बाला साहेब ठाकरे के बड़े बेटे बिंदु ठाकरे की जब डेथ हुई उसके बाद उद्धव ठाकरे मातोश्री में रहने आए और धीरे धीरे उन्होंने बाला साहेब की राजनीति को समझा, शिवसेना को समझा,
महाराष्ट्र की राजनीति को समझा और अपने तरीके से शिवसेना को उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बदलने का काम शुरू किया। जब 98 के चुनाव में भाजपा और शिवसेना गठबंधन चुनाव हार गया, कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद शिवसेना के अंदर बाला साहेब ठाकरे का स्वास्थ्य खराब होने लगा, तो उद्धव को ज़्यादा अधिकार दिए जाने लगे। उद्धव अपने टीम के साथ ज़्यादा आक्रामक और अपने तरीके से शिवसेना को ढालने लगे। यहीं पर वैचारिक रूप से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अंदर मतभेद उत्पन्न हुए, जो बाद में राज ठाकरे की शिवसेना छोड़ने का कारण बना। तो मुझे लग रहा है उद्धव ठाकरे के करने की राजनीति करने की जो कार्यशैली है वह अपने पिता बाला साहेब से बिल्कुल अलग थी, और इसके कारण भी जो बहुत आक्रामक शिवसैनिक हुआ करते थे वह थोड़े उद्धव ठाकरे से दूर हुए। अगर राज ठाकरे को वो जगह दी जाती जो उद्धव ठाकरे को दी गई है, या राज ठाकरे को शिवसेना में ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता, जैसा कि वो कहते हैं कि एक तरह से उन्हें नहीं माना गया क्योंकि उन्होंने अलग होने का ही फैसला किया, क्या शिवसेना की तस्वीर आज कुछ अलग होती? देखिए, मुझे लग रहा है कि राज ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे चाहते थे कि शिवसेना में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, और उसके उन्होंने राज ठाकरे से कहा भी था कि आप धैर्य रखो, आपको और उद्धव को मिलकर चलाना है शिवसेना, और आप दोनों शिवसेना के दो हाथ हो, एक सीधा हाथ है एक उल्टा हाथ है, और दोनों के ब्रेन से आपको शिवसेना को आगे बढ़ाना है। लेकिन राज ठाकरे को ऐसा लग रहा था कि उद्धव ठाकरे जानबूझ करके जो उनके प्रभावशाली क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनके निर्णय को पलट रहे हैं और ऐसे लोगों को शिवसेना में प्रमोट कर रहे हैं जिन्हें राज ठाकरे पसंद नहीं करते थे। मुझे लग रहा है कि एक गलतफहमी एक बड़ी कारण रहा। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को समझा नहीं पाए, बाल ठाकरे अपने जीते जी राज ठाकरे को नहीं समझा पाए। हालांकि जब ऐसा लगा कि अब राज ठाकरे पार्टी छोड़ देंगे या शिवसेना से अलग हो जाएंगे, तो बाल ठाकरे ने प्रमोद महाजन से मदद मांगी थी। प्रमोद महाजन राज ठाकरे से मिलने उनके घर भी गए, उन्हें समझाया कि आप शिवसेना छोड़ोगे तो शिवसेना कमज़ोर होगी, आप शिवसेना में रहिए, आने वाले समय में सब ठीक होगा। लेकिन राज ठाकरे के दिमाग में कुछ और था, उन्हें अलग पार्टी बनानी थी, तो उन्होंने छोड़ने का निर्णय लिया। मुझे लग रहा है अगर राज ठाकरे रहते तो शिवसेना मजबूत रहती, और राज ठाकरे भी अलग पार्टी बनाकर कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाए। तो मुझे लग रहा है इससे बेहतर अलग करके उन्होंने जो पाया, अगर वो उद्धव ठाकरे और शिवसेना के साथ रहते हैं तो इससे एक बेहतर सम्मान और राजनीतिक में हस्तक्षेप प्राप्त कर लेते हैं। सर, गठबंधन इसीलिए किया गया भाजपा और शिवसेना का कि महाराष्ट्र की राजनीति में अपने पैर और मजबूत किए जाएं, जमा लिए जाएं। लेकिन हमने इस किताब में पढ़ा और ये जाना भी कि कई बार ऐसा हुआ कि दोनों पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा, और साथ आने का मकसद ये था कि महाराष्ट्र की राजनीति में लोगों के सामने एक ऐसी छवि बनाना कि दोनों पार्टियों की जो विचारधारा है वो एक है, इसलिए दोनों राजनीति में आए हैं और उन्हें जीत मिलनी चाहिए। लेकिन वो नहीं मिली तो मतभेद बढ़ते गए। उसका क्या कारण रहा कि मतभेद भी बढ़े और दोनों साथ आने के बावजूद चुनाव हारते चले गए? देखिए, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन जरूर महाराष्ट्र में हो गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हम अपना कैडर बढ़ाएं, अपना आधार बढ़ाएं। शिवसेना चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपना आधार बढ़ाए, लेकिन महाराष्ट्र हमारे लिए छोड़ दे, जो संभव नहीं था किसी भी राजनीतिक दल के लिए। कोई भी राजनीतिक दल अपनी भूमि बढ़ाना चाहता है और चाहता है कि उसका राजनीतिक भूगोल जो है उसका ग्राफ बड़ा हो। प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे और भारतीय जनता पार्टी और संघ के सहयोग से इन लोगों ने अपना विस्तार महाराष्ट्र में करना शुरू किया, जो शिवसेना को पसंद नहीं आ रहा था। और बाल ठाकरे कहते भी थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को वह कमलाबाई बोलते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल था। तो वह कहते भी थे कि कमलाबाई शिवसेना के दम पर महाराष्ट्र में अपने आप का विस्तार कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनकी इस बात का बुरा नहीं माना। टिकटों के बंटवारे में मतभेद हुए, बाला साहेब ठाकरे की आक्रामक राजनीति के कारण मतभेद हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो आक्रामक रुख शिवसेना महाराष्ट्र में अपनाती है, उनको मारकर भगाती है या दक्षिण के लोगों को भगाती है, भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि शिवसेना को सिर्फ महाराष्ट्र देखना, हमें पूरा हिंदुस्तान देखना है। तो हम शिवसेना के साथ गठबंधन में अगर रहेंगे और शिवसेना उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ मारपीट करेगी और आक्रामक रुख अपनाएगी, तो हमें उत्तर भारत के में अपने आप को विस्तार करने में तकलीफ होगी और हमें इस बात का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा कि हम शिवसेना के साथ क्यों हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रमोद महाजन ने कई बार बाला साहेब ठाकरे को समझाया, लेकिन बाला साहेब ठाकरे अपनी राजनीति करने के आदी थे, उन्होंने किसी की सुनी नहीं। शिवसेना महाराष्ट्र में भाजपा का दखल नहीं चाहती थी और भाजपा चाहती थी कि शिवसेना हमें बढ़ने का पूरा स्पेस दे। मतभेद रहे, चुनाव साथ में लड़े, एक दूसरे कैंडिडेट को हराने की योजनाएं बनी, आपस में एक दूसरे को निपटाया, और इसी कारण वो चुनाव हारते भी चले गए, और यही कारण रहा उनके हार का। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए ही मुश्किलें
बिल्कुल मुश्किलें खड़ी करती रही, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में करती रही। जो जिन टिकट कैंडिडेट को मिलता था उसको अपने क्षेत्र में हराने का काम दोनों पार्टियां करती रही। इसके कारण भी मुझे लग रहा है कि दोनों दल सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने 94 में सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद हार गए वो। 2014 के बारे में आपने जिक्र किया है, प्रचंड जीत जो भाजपा को मिली केंद्र में, उसके बाद कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव हुआ। हमेशा महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से बयान दिए गए, सामना में लिखा गया, कई बार ये दिखाया गया कि शिवसेना कभी भी छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेगी। लेकिन 2014 के बाद में चाहकर भी शिवसेना भाजपा के साथ आकर छोटे भाई की भूमिका से निकल नहीं पाई, उसे वो बड़े भाई वाला दर्जा नहीं मिल पाया। और 2014 के बाद बीजेपी ने भी ये क्लियर कर दिया कि नहीं, अब हम कहीं पर भी, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, कहीं पर भी छोटे भाई की भूमिका अदा नहीं करेंगे। तो 2014 के बाद कैसे महाराष्ट्र की राजनीति, शिवसेना की राजनीति में आपने बदलाव देखा है? देखिए, 2014 में पूरे देश की राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आए। उनके साथ ही अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जब प्रधानमंत्री बने तो राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बना दिया गया और अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। आप देखिए, 2000 पहले तक 3-4 चीज़ ऐसी घटनाएं घटी जिससे भाजपा और शिवसेना के बीच का जो संबंध था उसके बीच की कड़ी खत्म हो गई। जी। प्रमोद महाजन भाजपा और शिवसेना के बीच के सभी निर्णय लिया करते थे और अधिकृत किया गया था। प्रमोद महाजन का असामयिक निधन हो जाता है 2005-6 में। उसके बाद गोपीनाथ मुंडे भाजपा और शिवसेना के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। 2014 में सरकार बनते उनका सड़क दुर्घटना में दिल्ली में निधन हो जाता है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े दिग्गज नेता नितिन गडकरी दिल्ली आ जाते हैं, नागपुर से लोकसभा चुनाव लड़ के, और केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। तो उसके बाद शिवसेना के लिए बात करने वाला अमित शाह से कोई ऐसा नेता नहीं था कि जो स्पष्ट रूप से अमित शाह से कह सके कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन क्यों महाराष्ट्र के लिए ज़रूरी है और बने रहना चाहिए। इधर उद्धव ठाकरे के पास पूरी शिवसेना आ जाती है, इधर अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। अमित शाह और उद्धव ठाकरे का कभी भी एक राजनीतिक मेल मुलाकात नहीं रही 2014 के पहले। तो अमित शाह को भी उद्धव ठाकरे को समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी और उद्धव ठाकरे भी अमित शाह को समझते नहीं थे। हमेशा महाराष्ट्र में शिवसेना का एक ईगो रहा है, मातोश्री का सम्मान रहा है। उस सम्मान को संभाल कर अपने निर्णय करवाना ये प्रमोद महाजन बखूबी जानते थे और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता जानते थे। अमित शाह जिस तरह की राजनीति करते थे उसमें इस चीज़ के लिए कोई स्पेस नहीं था। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि भाई अब हम बड़े भाई और हम अपने हिसाब से आगे लेके जाएंगे। हुआ वही, पहला जो चुनाव हुआ 2014 में बनने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का विधानसभा में गठबंधन टूटा। दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी की 125 सीटें आई और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से थोड़ा दूर थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दिया और विधानसभा के फ्लोर पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत शिवसेना के समर्थन से नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थन से प्रूव किया था। उस पहले 6 महीने शिवसेना देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल नहीं थी। जी। बाद में शिवसेना को छोटे भाई के रूप में अपने आप को एक्सेप्ट करवाना पड़ा। उप मुख्यमंत्री पद भी नहीं मिला, गृह मंत्रालय भी नहीं मिला, और जो बड़े मंत्रालय थे वह सारे देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के पास रहे। इस तरह से 2014 में शिवसेना को अपने आप को छोटा भाई मानकर आत्मसमर्पण करते हुए सरकार में शामिल होना पड़ा। लेकिन आप देखेंगे जो देवेंद्र फडणवीस का पूरा 5 साल का कार्यकाल था उसके अंदर शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी आरोप नहीं लगाया, शिवसेना लगातार आक्रामक रही और देवेंद्र फडणवीस ने कई मौक़ों पर यह कहा कि शिवसेना हमारे सहयोगी दल के रहते हुए हमें किसी विपक्ष की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है उस 5 साल के दौरान भी लगातार शिवसेना और भाजपा के संबंधों में दरार थी, जो 2019 के बाद चौड़ी हो गई। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देवेंद्र फडणवीस ने उन 5 साल में भले ही वो आरोप सहे, अपनी ही पार्टी, अपने ही सहयोगी दल से एक तरह से, और सामना में भी कई बार लिखा गया, उन योजनाओं के बारे में लगातार फडणवीस जी को घेरा गया जिन योजनाओं को लेकर वो सरकार में आए थे, और शिवसेना ने ही ऐसा किया। लेकिन उसके बावजूद भी सफलतापूर्वक वो आगे बढ़ते गए और महाराष्ट्र की राजनीति में एक उभरता हुआ सितारा उन्हें अब कहा जाता है और बहुत आगे वो बढ़ रहे हैं। उन्हें इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, ये एक रणनीति का हिस्सा जरूर कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाता है कि फडणवीस जो हैं वो आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत खूबी है कि वह एक अच्छे नेताओं को परखते और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। देवेंद्र फडणवीस वही एक ऐसे नेता रहे जो कभी मंत्री नहीं रहे
उन्हें सीधे मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लिया था। जी। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी उस समय ऐसा नेता देख रहे थे कि जो बहुत ईमानदार हो और जो महाराष्ट्र को बहुत आगे लेके जाए और भारतीय जनता पार्टी का एक भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे सके। जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के भ्रष्टाचार से परेशान जनता थी, उन्हें एक स्वच्छ प्रशासन दे सके। देवेंद्र फडणवीस का चुनाव किया गया और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पीछे करके देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल बहुत अच्छा शासन चलाया, ईमानदार शासन चलाया और महाराष्ट्र का विकास भी किया। लेकिन यह दूसरी बार जब चुनाव हुए तब सरकार स्पष्ट बहुमत की नहीं पाई, तो उस कारण देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल बहुत अच्छा चलाया और देवेंद्र फडणवीस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं की जरूरत है और आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस देश के एक बड़े नेता बनेंगे। और कहा भी गया था कि केंद्र में नरेंद्र और प्रदेश में देवेंद्र। सर, जिसमें महाराष्ट्र में मुझे याद है एक टीवी पर जब खबर आई और ब्रेकिंग चली चुनाव के बाद की बात, जब उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हुए नजर आए कि हमें अब फॉर्मूला तय करना होगा, और वो फॉर्मूला इस बारे में था कि आगे क्या किया जाए। और उसके बाद फिर हुआ ये कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ दिनों की उथल पुथल और एनसीपी और कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे ने गठबंधन कर सरकार बना ली। वो एक ऐसा पॉइंट था जब सबको लगा था कि उद्धव ठाकरे जीत गए हैं, लेकिन असल में अगर अब देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो उद्धव ठाकरे की हार का वक्त शुरू हो गया था, क्योंकि तभी से ही और ज्यादा गुस्सा जो है शिव सैनिकों के अंदर रहा। एकनाथ शिंदे उनको अब अलग लेकर चले गए। तो जब एनसीपी के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, क्या आप मानते हैं कि वो जो कट्टर हिंदुत्ववादी वाली छवि है अपनी शिवसेना की, वो नुकसान में चली गई? मतलब शिवसेना ने उसको एक तरह से नुकसान पहुंचा दिया उसी वक्त ही। बिल्कुल, मुझे लगता है उद्धव ठाकरे ने जो जिद पकड़ ली थी कि मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा, मुझे लग रहा है वह बचकाना था और बहुत उसके अंदर बहुत विचारशील निर्णय नहीं था। क्योंकि आप देख सकते हैं कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में दुगने का फर्क था। शिवसेना के 55 विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी के 105 से ज़्यादा विधायक थे। जिस पार्टी के इतने ज़्यादा विधायक हो, उससे आप कैसे कह सकते हो कि आप मुख्यमंत्री का पद हमें दो? और 2.5 साल के लिए आप मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच इस बात में कभी भी गठबंधन नहीं हुआ था या इस बात पर कभी भी सहमति नहीं बनी थी कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद शेयर किया जाएगा, 2.5 साल के लिए शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुझे लग रहा है संजय राउत ने यह उद्धव ठाकरे के दिमाग में बैठाया, और जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि शरद पवार ने संजय राउत को अपने घर बुलाकर यह समझाया कि अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी समर्थन देने को तैयार है और हम तीनों मिलकर सरकार बनाते हैं और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। शरद पवार के इस संदेश को संजय राउत ने उद्धव तक पहुंचाया और उद्धव को तैयार करने में उद्धव के बेटे आदित्य और पत्नी रश्मि ठाकरे की बड़ी भूमिका रही है, जिन्होंने उद्धव को राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ अपने घोर विरोधियों के साथ जाने के लिए तैयार किया और यह बेमेल गठबंधन बना जिसे शिवसैनिक भी नहीं पचा पा रहे थे और अंततः यह सरकार बनी। सर, किताब में आपने इस बात का भी जिक्र किया है कि रिमोट जो है वो शरद पवार के हाथ में ही रहा। भले ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन सरकार शरद पवार ही चला रहे थे और इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं शिवसेना को बाद में भुगतना भी पड़ा। बिल्कुल, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। भले ही वह सरकार में शामिल नहीं थे, लेकिन सरकार के सारे सूत्र उनके हाथ में थे। उद्धव ठाकरे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, प्रशासन का उन्हें कोई अनुभव नहीं था और उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के भरोसे सरकार चला रहे थे। उद्धव ठाकरे इस बात को अच्छे से जानते थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो समर्थन मिला है वह राष्ट्रवादी कांग्रेस के कहने पर मिला हुआ है। वह डायरेक्ट सोनिया गांधी से वह बात नहीं कर सकते जो शरद पवार बात करके कन्विंस कर सकते हैं। तो उस बात को उद्धव ठाकरे को अच्छे से मालूम था कि उन्हें अगर सरकार चलाना है तो शरद पवार को लेकर चलना पड़ेगा। और लंबे समय से राजनीति में रहने के कारण महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का एक अलग दबदबा रहा है, मराठाओं के बीच में भी और राजनीति में भी, और सभी पार्टी में उनका बहुत अच्छा जनसंपर्क रहा। उद्धव ठाकरे के इसी कमजोरी का फ़ायदा शरद पवार ने उठाया और अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कर ज़्यादा विधायकों की संख्या राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की संख्या को काउंट कर उन्होंने सरकार में अपना दबदबा बनाया और सरकार में पूरा हस्तक्षेप रखा। सर, आपने किताब में इस बात का भी जिक्र किया है कि एकनाथ शिंदे का नाम भी आगे आया था मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन बात नहीं बन पाई, तो उस पर प्रकाश डालिए। हाँ, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना से मिलकर सरकार बनाने का तय हुआ तो मुख्यमंत्री कौन होगा? शरद पवार चाहते थे कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने।
लेकिन उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य की भी समस्या थी और वह चाहते थे कि मैं शिवसेना को जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे मातोश्री से रिमोट से चलाते थे, भले ही मुख्यमंत्री ने मनोहर जोशी और नारायण राणे को बनाया, सरकार मातोश्री से चलती थी, वैसा ही उद्धव ठाकरे के दिमाग में था कि मैं किसी शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बना दूंगा और मातोश्री से मैं सरकार को कंट्रोल करूंगा। लेकिन शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को यह समझाया कि इस सरकार के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो एकनाथ शिंदे से सीनियर रहेंगे। अजित पवार एकनाथ शिंदे की नहीं सुनेंगे। कांग्रेस के और कई भी लीडर हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अशोक चौहान जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे बड़े जो नेता है, छगन भुजबल जो दिग्गज नेता है महाराष्ट्र में, ऐसे सीनियर लीडर है, वह एकनाथ शिंदे की नहीं सुनेंगे और एकनाथ शिंदे को ऐसे मुख्यमंत्री सरकार चलाना बहुत मुश्किल होगा। तो यह सब एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री को न बनाने को लेकर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को समझाया और शरद पवार ने ही आदित्य ठाकरे, संजय राउत और उद्धव ठाकरे की पत्नी को भी इस बताया कि उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना क्यों जरूरी है, जिससे सारे विधायक उद्धव ठाकरे की सुन सके, मुख्यमंत्री ऐसा हो जिसके कंट्रोल में रह सके। और इस आधार पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने हामी भरी और वो मुख्यमंत्री बने। सरकार तो चल रही थी, कामकाज भी चल रहा था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने कई बार उद्धव ठाकरे को चेताया कि जो विधायक हैं वो खुश नहीं हैं, असंतुष्ट हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। तो बगावत की जो शुरुआत है, जो कहानी है, वो क्या तभी लिख दी गई थी जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को समझाया, चेताया कि विधायक असंतुष्ट हैं, फंडिंग को लेकर भी, सरकार को लेकर भी, गठबंधन को लेकर भी असंतुष्ट हैं? देखिए, जब यह बेमेल गठबंधन की जब सरकार बनी और उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसके बाद से शिवसैनिकों के अंदर बहुत आक्रोश था। शिवसेना के विधायक भी बहुत नाराज थे कि जिस पार्टी के साथ हम लगातार जमीन पर लड़ते रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, जिनके भ्रष्टाचार को लेकर हम चुनाव सारी जीवन लड़ते रहे, उनके साथ हम अगर सरकार में जाएंगे तो हम जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे कि आज हम उन्हीं के साथ हाथ मिला के सरकार में शामिल है जिनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा, जिन्हें हमने महाभ्रष्टाचारी बताया था। उसी अजित पवार के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं कि जिसके ऊपर हमने लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे इस बात को समझ नहीं सके, शिवसेना के अंदर नाराजगी रही और उद्धव ठाकरे शिवसेना से मिलते नहीं थे, विधायकों से मिलते नहीं थे। एकनाथ शिंदे विपक्ष पार्टी के विधायक दल के नेता थे, सारे विधायक अपनी शिकायत एकनाथ शिंदे के पास लिखे जाते थे। शिंदे ने कई मौक़ों पर उद्धव ठाकरे से कहा कि हमें सरकार से बाहर हो जाना चाहिए, अगर इसी तरह सरकार चलती रही और अगले चुनाव में जब हम जाएंगे तो हम बुरी तरह हारेंगे क्योंकि जनता हमें वोट नहीं देगी और हम इनके साथ गठबंधन कैसे करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन लगातार चल रहा है, हमारा और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन से हम मिलकर चुनाव लड़ते रहे। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम कैसे इनके साथ गठबंधन करेंगे और सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे और कैसे हम अपने कैडर को बता पाएंगे कि हिंदुत्व की बात करने के बाद भी आप राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ मिलकर चलो। उद्धव ठाकरे कहते थे मैं देखूंगा, लेकिन उन्होंने कभी इस पर निर्णय लिया। ठाणे में साधुओं की हत्या होती है तब मामला तुल पकड़ता है। उसके बाद एंटिलिया जो अंबानी के घर के बाहर बड़ा एक कांड होता है, उसको लेके भी नाराज़गी होती है। इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री के गृह मंत्री अंदर चले जाते हैं, इसको लेकर भी एक मामला उठता है। तो मुझे लग रहा है उद्धव ठाकरे समझने में पूरी तरह से बेखबर रहे कि विधायकों के मन में क्या चल रहा है। और विधायक भी उद्धव ठाकरे समय मांगते थे, उनको समय नहीं मिलता था। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं का सारा काम होता था जी। और शिवसेना के विधायकों के काम अपने क्षेत्र में नहीं हो रहे थे, फंडिंग नहीं हो रही थी। तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराज़गी थी इस बात की और इस नाराज़गी ने इन विधायकों को एकजुट किया और सारे विधायकों ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात करके बताया कि अब स्थिति बहुत विस्फोटक हो रही है, ज़मीनी स्तर पर हमें बहुत दिक्कत आ रही है। मुझे लग रहा है इसके बाद एकनाथ शिंदे ने निर्णय लिया कि अब बस बहुत हो गया है, अब मुझे निर्णय लेना होगा और उन्होंने कदम उठा लिया। राजनीति में कभी किसी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए और उद्धव ठाकरे ने शायद एकनाथ शिंदे को कमजोर आंका और बाकी विधायकों को कि वो क्या कर लेंगे इस तरह से। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि दिल्ली से इसकी पटकथा लिखी जा रही है और इसमें जो मौका है वो भाजपा खोज लेगी और आगे आने वाले वक्त में जो हुआ वो हम सभी के सामने है। तो शुरुआत कहाँ से हुई जब एकनाथ शिंदे के पास भाजपा की तरफ से कोई ऑफर गया या कोई बातचीत हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, एकनाथ शिंदे बहुत प्रभावशाली नेता और बहुत बड़े मंत्रालय उनके पास रहे। PWD उनके पास था, ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके पास था, अर्बन डेवलपमेंट उनके पास था। लेकिन जब शिवसेना की सरकार बनी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, तब एकनाथ शिंदे को ये बात लगातार रियलाइज़ हो रही थी कि आदित्य ठाकरे सभी विभागों में हस्तक्षेप करते थे। वह एकनाथ शिंदे के डिपार्टमेंट में सीधे हस्तक्षेप करते थे, सेक्रेटरी को बुला के सीधे निर्देश दे देते थे।
एकनाथ शिंदे इससे बहुत असहज फील कर रहे थे। एक तो शिवसेना की जो विचारधारा है वह राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस से मेल नहीं खा रही थी। इसके अलावा एकनाथ शिंदे खुद काम नहीं कर पा रहे थे। उनका कोई निर्णय होता था उसे स्वीकार करने के लिए उन्हें आदित्य ठाकरे से संपर्क करना पड़ता था। आदित्य ठाकरे अगर मना करते थे तो वह निर्णय नहीं ले पाते थे। तो मंत्रालय भले ही उनके पास थे, उद्धव ठाकरे के बाद दूसरे नंबर के नेता शिवसेना और सरकार में थे, उसके बावजूद वह निर्णय नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण एकनाथ को लगा कि जिस तरीके से सरकार चल रही है, पूरी सरकार में उद्धव और आदित्य पूरा हस्तक्षेप कर रहे हैं और मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। तो उसके बाद एकनाथ को लगा कि वक्त आ गया है कि मुझे सरकार से बाहर निकलना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि शिवसेना के अंदर और इस सरकार के अंदर शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस से गठबंधन में जो गतिविधियां चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी से बहुत बारीकी से नजर रख रही थी जी। देवेंद्र फडणवीस खुद जो विपक्ष के नेता थे इस पूरे एपिसोड को देख रहे थे, राजनीतिक हलचल को देख रहे थे। एकनाथ शिंदे और शिवसेना के विधायकों के मन में जो उथल पुथल थी और जो नाराजगी थी उसे देवेंद्र फडणवीस ने भापा और यह संदेश दिल्ली भेजा। दिल्ली ने रणनीति बनाई कि अब मौका है शिवसेना से बदला लिया जाए और महाराष्ट्र में वापस सरकार बनाई जाए और उसकी पटकथा लिखकर उद्धव ठाकरे को पद से हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। आखिरकार शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अभी भी कई बार देखा गया है कि जो भाजपा है एकनाथ शिंदे के साथ सरकार में है, लेकिन लगातार उद्धव ठाकरे और जितने भी शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के साथ हैं वो आरोप लगाते रहे हैं शिवसेना, जो दूसरी शिवसेना है उस पर। दशहरा रैली में कहा भी गया था कि कटप्पा को शिवसैनिक माफ नहीं करेंगे। तो अब जो बयानबाजी है वो धीरे धीरे तेज होती जा रही है। तो आगे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति, शिवसेना की राजनीति किस तरह का रूप लेने वाली है दो शिवसेना हो जाने से? देखिए, सरकार में तो एकनाथ शिंदे, शिवसेना का जो सिंबल था धनुष बाण वह भी जब्त हो गया और दोनों धड़ों को अलग अलग सिंबल दे दिए गए। जी। अलग अलग धड़ों में चुनाव लड़ेंगे और अभी सबसे पहले इनकी परीक्षा होने वाली है कॉरपोरेशन इलेक्शन में। अभी कुछ ही महीनों में बीएमसी का चुनाव होने वाला है, टीएमसी का होगा, पुणे म्यूनसिपल, ठाणे म्यूनसिपल और सारे नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। तो असली ताकत का प्रदर्शन वहाँ होगा। और मुझे लग रहा है कि जो लंबे समय तक मुंबई महानगर पालिका पे शिवसेना का जो राज था भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर राज करेगी और शिवसेना के हाथ से महाराष्ट्र की सत्ता के साथ साथ मुंबई महानगर पालिका की सत्ता भी चली जाएगी। और आने वाला समय शिवसेना के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा उद्धव ठाकरे गुट के लिए। लेकिन यह बात भी स्वीकार करनी चाहिए कि जो कट्टर शिवसैनिक है, जिनके मन में एक मातोश्री के प्रति सम्मान है, वह धड़ा जरूर उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को छोड़ने के कारण और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के कारण और राहुल गांधी के सावरकर पर बयान महाराष्ट्र में देने के बाद भी उद्धव ठाकरे का कांग्रेस के साथ बने रहने के कारण एक बड़ा वर्ग है जो अपने आप को शिवसेना से नाराज पाता है। मुझे लग रहा है उसमें से एक बड़ा वर्ग बीजेपी के पास चला जाएगा और बचा हुआ एकनाथ शिंदे के पास जा सकता है। आने वाला समय उद्धव ठाकरे के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। यह देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे इसे कैसे संभालते हैं और वापस शिवसेना को कैसा एस्टेब्लिश करते हैं। अब बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले वक्त में शायद जिसका जवाब हमें मिल भी जाएगा। लेकिन वर्तमान में अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए सर, तो अभी एमएलसी चुनाव हुए हैं। एमएलसी चुनाव के नतीजे जो आए हैं उसमें एमवीए ने भाजपा को करारी शिकस्त दी है। फडणवीस और गडकरी के गढ़ में ही जो है हार का सामना करना पड़ा है। लगता है ये क्या थोड़ा बहुत फर्क डालेगा या ज्यादा फर्क डालेगा भाजपा के ऊपर? देखिए, यह बात सही कि अभी जो विधान परिषद के स्नातक टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है और खास तौर से विदर्भ में लगा है, जहाँ से देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं, नितिन गडकरी भी आते हैं। अब देखिए, तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस और शिवसेना ने। और इधर शिवसेना अकेली, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी। तो हार जरूर हुई है, लेकिन इन चुनावों को विधानसभा के चुनाव से नहीं देखा जाता। विधान परिषद के चुनाव, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव होना जो होता है, जिस तरीके से होता है वह तरीका विधानसभा से अलग होता है जी। तो इसको इस हार के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। हाँ, यह बात सही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस और शिवसेना अगर मिलकर विदर्भ में लड़ती है तो जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती खड़ा करेगी। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और तीनों, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव 2024 में पटकनी दे सके, मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है।
एक आखिरी सवाल है सर, महाराष्ट्र में शिवसेना का जो कट्टर हिंदुत्ववाद है, लोग उसी को सपोर्ट करते आए हैं शुरुआत से, जनता उसे बहुत पसंद करती है, ये बाला साहेब ठाकरे के वक्त से सबको पता है। लेकिन अब जब शिवसेना दो धड़ों में बट गई है और भाजपा ने ये एक तरह से पूरी प्लानिंग की या पटकथा लिखी और शिवसेना को बांट ही दिया आखिरकार, और अब भाजपा सरकार में है शिवसेना के साथ, लेकिन दूसरी शिवसेना के साथ, तब क्या लगता है कि जो भाजपा की हिंदुत्व वाली छवि है वो अब शिवसेना से ज्यादा मजबूत होती जा रही है महाराष्ट्र में? बिल्कुल, वह पहले ही हो चुकी थी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद जो 5 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, और देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल जिस सभी तरह के तबके वर्ग के लोगों के लिए काम किया था, उसके बाद महाराष्ट्र में एक हिंदुत्व का बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका था। यह बात शिवसेना को भी मालूम पड़ गई थी। शिवसेना के साथ वही कट्टर वोट बैंक जुड़ा रहा जो महाराष्ट्र के लोकल, बम्बई की लोकल पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्व होता है, जो बीएमसी के टेरिटरी में आता है, बीएमसी के जो एरिया है उसके अंदर आता है, वही शिवसेना के साथ जुड़ा रहा है। पूरा बाकी महाराष्ट्र का जो वोट बैंक है वह भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के साथ जुड़ गया है। और बाला साहेब ठाकरे का जो कट्टर हिंदुत्व का वोट बैंक था वह बाला साहेब ठाकरे की कार्यशैली के कारण उनके साथ जुड़ा हुआ था। अब बाला साहेब ठाकरे नहीं रहे, उद्धव ठाकरे की राजनीति बहुत अलग है। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस से भी हाथ मिलाया जी। उन्होंने कांग्रेस से भी हाथ मिलाया अपनी सरकार बनाने के लिए, और एक हिंदुत्व को उन्होंने जिस हिसाब से छोड़ा है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हिंदुत्व का बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। और जो बम्बई का लोकल कट्टर शिव सैनिक है, जो बीएमसी में व्यवसाय करता है, ठेके चलाता है और शिवसेना की शाखाओं को संचालित करता है, वह वोट बैंक ही शिवसेना के साथ जुड़ा रहेगा, बाकी शिवसेना के हाथ से फिसल जाएगा। चलिए, धन्यवाद सर अपनी प्रतिक्रिया भी देने के लिए, वर्तमान की जो चीज़ें चल रही हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, साथ ही साथ इस किताब के बारे में बताने के लिए। ये किताब आपको बताएगी कि शिवसेना के अंदर क्या चल रहा था और कैसे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, और काफ़ी कुछ सर ने आपको बता ही दिया है। किताबी किया कि इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।